हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से एक बेहतरीन लेक्चर को करने जा रहे हैं और आज के जो लेक्चर्स हैं आप सभी इस बुक से अवगत हैं और आप में से मैक्सिमम लोगों के पास ये किताब होगी। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं 6500 की जो TCS MCQ की बुक है जनरल स्टडीज़ की, इस बुक का वीडियो कोर्स कर रहे हैं। सो कई बार एक माइंड में आपके सवाल आता होगा कि ये जो वीडियो कोर्सेज हैं ये कैसे आपको हेल्प करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि कभी भी एक्सक्लूसिवली जो हमारी बुक है, ये जो बुक आपको दिख रही है, ये बुक और जो भी वीडियो कोर्स हैं इसको एक्सक्लूसिव आप नहीं देखें, ठीक है? क्योंकि एक दूसरे के ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जिस भी विद्यार्थी के पास ये किताब है और जो भी विद्यार्थी इस किताब को इस वीडियो लेक्चर से फॉलो अप कर रहा है, डेफिनेटली उसको इस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने जा रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हेल्प जो है आपको होने जा रहा है। प्रोवाइडेड जो भी गाइडेंस, जो भी स्ट्रेटजी मेरे द्वारा आपको बताई जाती है उसको बहुत अच्छे ढंग से आपको फॉलो करना है, बहुत मल्टीपल टाइम जो है चीज़ों को रिवाइज करना है, जो भी फैक्ट्स फिगर्स आपको बताए जाएं उसको याद करना है। देखिए, सबसे बड़ी समस्याएं आपके एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ी आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, वो है एग्जैक्ट मटेरियल को पढ़ना, एग्जैक्ट गाइडेंस जो है वो आपको मिलना, वो आपको मिसिंग थी, वो अब मिसिंग नहीं है। आपके पास बेस्ट पॉसिबल किताबें हैं, बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज हैं, इसका सही ढंग से इस्तेमाल करना जो है ये आपका काम है। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित ही इसका जो फ़ायदा है आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। ये बुक से आप सभी लोग अवगत होंगे, आप सभी लोग इस बुक से बहुत फ्रेंडली होंगे, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये मोस्ट साउट बुक इन SSC एग्जामिनेशन है। मतलब इस बुक की जो पॉपुलैरिटी है उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक हाईली अप टू डेटेड, आपको सितंबर 2023 तक की अपडेटेड बुक जो है आपको मार्केट में मिलेगी। 5th एडिशन की बुक है और आने वाले एग्ज़ाम में आपको निश्चित ही ये बुक जो है बहुत हेल्प करने वाला है। आपको एक तरह से गाइडेंस की तरह ये बुक होगा कि किस तरह के जो प्रश्न है, कठिन हो, सरल हो या क्लिष्ट हो, जैसे भी प्रश्न हो, वो किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और उसका क्या उत्तर हो सकता है, कैसे उसको याद किया जाए, कैसे समझा जाए, ये सारे जो सवाल हैं इनका समाधान जो है पिनाकल के इस वीडियो कोर्स और इस बुक में आपको मिल जाएगा। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही चल रही होगी, लगातार मेहनत आप कर रहे होंगे। आइए आपकी उस मेहनत में आज फिर से एक लेक्चर के थ्रू कुछ हेल्प और मदद आपको पहुंचाया जाए। तो आज के लेक्चर में फिर से 25 बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, कुछ समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस जो हैं हमारे एग्जाम में आपके प्रश्न के माध्यम से हमें मिल सकता है। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने पहले मैं आपको बता दूं कि ये बुक जो है आपको मार्केट से कहीं से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत पॉपुलर बुक है। हर एक जो पॉपुलर बुक स्टोर है वहाँ पे ये बुक अवेलेबल है। सो इस बुक को आप ऑफलाइन कहीं से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी इस बुक को चाहें तो ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विथ द टॉपिक ऑफ टुडे। और टुडे आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सो इकोनॉमिक्स के प्रश्न जो हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं हमेशा से आपको बताता रहता हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट का जो मेन सब्जेक्ट है तो मैं कहूँगा कि वो इकोनॉमिक्स है। सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट देने वाला कोई सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इंटरेस्ट और समस्याएं, जो इकोनॉमिकल समस्याएं हैं उसके बारे में जो समाधान है वो आपको इस सब्जेक्ट में सीखने को मिलता है। देश दुनिया की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके बारे में आप समझते हैं, जो थ्योरेटिकल बेस है उसके बारे में समझते हैं और इससे ऊपर उठ के आप इकोनॉमिक्स से अपने आप के बारे में सीखते हैं। तो इकोनॉमिक्स इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है जो आपको आपके बारे में बताता है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है किस तरह सामाजिक स्थिति को डिफाइन करती है। आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है दैट डिफाइंस योर सोशल स्ट्रेटा है। बिल्कुल सही बात है। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो आपकी सामाजिक जो पहचान है उसमें बदलाव और फेरबदल कर सकता है। इसलिए इकोनॉमिक्स जो है बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। अपनी इकोनॉमिक्स को अच्छा कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो सोशल स्ट्रेटा है, सामाजिक जो पहचान है, उसमें आप बदलाव पाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। कॉन्सेप्ट अपार्ट और मोटिवेशन अपार्ट। सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट, टैक्सेशन एंड GDP। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सारे टॉपिक, नेशनल इनकम आप जानते हैं, नेशनल इनकम देश की जो आय है जिसको हम लोग GDP के माध्यम से, नेशनल इनकम के माध्यम से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन,
एक इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मुद्रास्फीति। आप जानते हैं मुद्रास्फीति जो है किसी भी अर्थव्यवस्था को चरमरा देती है, उसको तोड़ देती है। तो इसलिए मुद्रास्फीति से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो जानेंगे। किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो आरबीआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो आरबीआई है बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और जिस मौद्रिक नीति जो है उससे जो रूल्स रेगुलेशन जो रिलेटेड मौद्रिक नीति से वो सारे कौन करता है, वो सारे आरबीआई करती है। ठीक है, आप जानते हैं इकोनॉमी में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक फिस्कल पॉलिसीज और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका मेन पर्पस है हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और ये कार्य किसका है, ये कार्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इन्फ्लेशन में हम लोग वो सब देखेंगे। बजट आप जानते हैं बजट टैक्सेशन जो है ये गवर्नमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, एंड जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, so let's begin the lecture and let's discuss few beautiful questions of MCQ today of economics, और देखते हैं कि आज हमें क्या सीखने को मिलता है। आपके सामने आज का पहला सवाल आ रहा है, पढ़ते हैं ध्यान से। और क्या है सवाल, इसको सॉल्व करने की क्लास में ही कोशिश करेंगे कि इसका क्या इसका सॉल्यूशन है। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, इफ वी सम द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फार्म्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ ईयर we get a measure of value of the aggregate amount of goods and services produced by the economy in a year. Such an estimate is called. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई दफ़ा आपको मैंने पढ़ाने के दौरान ये चीज़ें समझाई हैं। इकोनॉमिक्स से बहुत सारे लेक्चर्स आपने मेरे देखे होंगे, और मैंने आपको हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें ऐसे ऐसे बताई हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, सो कह रहा है यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी फार्मों के सकल मूल्यवर्धन का योग करें, यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी फार्मों के जितने भी फार्म्स हैं जो बेसिकली प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना मतलब कुछ ना कुछ का निर्माण कर रहे हैं, और वो जब बिकता है तो इकोनॉमी में पैसे आती हैं, तो वो ना कहीं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, सो सभी फार्मों के सकल मूल्यवर्धन का योग करें तो हमें एक वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा के मूल्य का एक माप मिलता है। ऐसे अनुमान को क्या कहा जाता है? तो सारे फार्म के जो प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको ऐड करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में हमें क्या मिलता है, एक साल में उत्पादित जितने वस्तु और सेवा है उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो मिलती है। क्या कहते हैं इसको? नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस, नेट वैल्यू एडेड, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एनएनपी, एनआई एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एनएनपी, एनआई एट फैक्टर कॉस्ट, फिर है नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड, और उसके है जीडीपी। ठीक है, उसके बाद है जीडीपी। सो आपको हमने टॉपिक में ही डिस्कस किया है। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करने वाले थे उसमें टॉपिक में आपको याद है हमने डिस्कस किया था, एक टॉपिक हमारा क्या था, जीडीपी, उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या तात्पर्य है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब बेटा एक साल के अंदर आपका जो देश है, कोई भी देश हो सकता है, हमारी जो कंट्री है, इकोनॉमी यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल पिक्चर के हिसाब से सीखते हैं अच्छे से। देखिए, मान लेते हैं कोई एक देश है, ठीक है, ये बाउंड्री मान लेते हैं सुपरफिशियल, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर, इस देश के बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, सब कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधियां करते रहते हैं, है ना, कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधियां मतलब इकोनॉमी में कुछ न कुछ पैसा वो लोग बेसिकली कुछ न कुछ प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो उस बाउंड्री के अंतर्गत एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, जितने भी वस्तु बने हैं, जितने भी सेवा उत्पन्न हुई हैं, उन सब का जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि उस बाउंड्री के अंदर कौन उत्पाद कर रहा है इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। हो सकता है ये फॉरेनर कोई उत्पाद कर रहा हो या इंडियन उत्पाद कर रहा हो, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीडीपी। ओके, इट इज कॉल्ड GDP. Clear? Let's move to next question. Duties levied on
गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री आर। क्या कह रहा है, जो भी सामान का उत्पादन एक कंट्री के भीतर अगर होता है तो उस पे जो टैक्सेस लगते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए जो कर हैं वो क्या कहलाते हैं, लगाए गए जो कर हैं वो क्या कहलाते हैं। एंटी डंपिंग टैक्सेस, एक्साइज टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी और वेल्थ टैक्सेस। बहुत आसान प्रश्न है, आप सभी इसका उत्तर जानते होंगे, आपने सुना होगा। और ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे कार्य करने के लिए आप उस परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आप यहाँ पहुँच सकते हैं। इस डिपार्टमेंट पे क्या कहा जाता है इसको, ओके। सो एंटी डंपिंग टैक्सेस, एंटी डंपिंग टैक्सेस क्या है, बेसिकली ये जो है एक तरह का, ये एक देश से, कंट्री ए से कंट्री बी जो सामान भेजा जाता है, ठीक है, वो बहुत सस्ते दाम पे भेजा जाता है। एक कंट्री में जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत सस्ता है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे देश में वो चीज़ें जो है सस्ती बेचेगा। ठीक है, सस्ती बेचेगा। तो कंट्री ए से कंट्री बी में जो है ये चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस है एक सामान को दूसरे देश में भेजने का, इस पे ये टैक्स लगाया जाता है सो दैट ये कम हो सके। ठीक है, सो ये कौन सा टैक्स है जो अपने कंट्री में जो सामान उत्पादित होता है उस पर लगता है, इट इज़ कॉल्ड एक्साइज टैक्सेस। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्पादन कर। ठीक है, सिंपल है, उत्पादित वस्तुओं पे उत्पादन कर। ठीक है, हो सके आप इंग्लिश पढ़े तो आपको समझ में ना आए, लेकिन जैसे ही आप उत्पादन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि क्वेश्चन को दोनों भाषाओं में पढ़ने का आप लोग आदत डालिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। 1-2 मार्क्स आपका जो है जरूर बढ़ा देगा ये। ठीक है, ओके। The GDP estimation method measuring the aggregate value of factor payment is called। कारक अदायगी के समस्त मूल्यों को मापने वाली सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की मूल्यांकन पद्धति को क्या कहा जाता है। द जीडीपी एस्टिमेशन मेथड मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फैक्टर पेमेंट, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फैक्टर पेमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, कारक अदायगी के समस्त मूल्यों को मापने वाली जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी के, उसके मूल्यांकन पद्धति को क्या कहा जाता है। प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। ठीक है, उत्पाद विधि, मूल्य वर्धित विधि, व्यय विधि और आय विधि। क्या कहेंगे इसको, व्हाट विल बी कॉल्ड। The estimation method measuring the aggregate value of factor payment is। ठीक है, सो फैक्टर पेमेंट, ओके, क्या बात है, फैक्टर पेमेंट की बात हो रही है। सो फैक्टर पेमेंट, पेमेंट वाली चीज क्या होगी, इनकम होगी। क्या कहलाएगा, ये कहलाता है इनकम मेथड। ठीक है, सो इकोनॉमिक के वैल्यू को नापने का अलग अलग तरीका है, जैसे इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ये सारे जो मेथड हैं जिससे इकोनॉमी की जो इनकम है बेसिकली वो आकी जा सकती है। ठीक है, सो ये जो मेथड्स हैं, किस समय किस मेथड का क्या डिफिनेशन है ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग परिभाषा के बारे में जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो बहुत ध्यानपूर्वक आपको इन सब चीज़ों को याद करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकम मेथड की बात यहाँ की जा रही है, जहाँ पे जीडीपी एस्टिमेशन मेथड, ओके, सो जीडीपी एस्टिमेशन मेथड मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फैक्टर पेमेंट। क्या होता है, फैक्टर पेमेंट का वैल्यू, फैक्टर पेमेंट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होती है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनकम मेथड। ओके, इट इज कॉल्ड इनकम मेथड। ओके, सो जीडीपी इज एन इंडिकेटर of country's economy। What does D in GDP stand for? ठीक है, what does D in GDP stand for? ओके, सो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक है,
जीडीपी में डी का अर्थ क्या है? जीडीपी में जो डी है उसका क्या अर्थ है? डेवलपमेंट डोमेस्टिक डिविडेंड डिफिसिट, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्ड एज अ पेपर टैक्सेस? ओके, क्या है? निम्नलिखित में से किसे कागजी कर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कागजी कर कहा जाता है? कागजी कर यानी कि पेपर टैक्स। निम्नलिखित में से किसे पेपर टैक्स कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेपर टैक्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेपर टैक्स? वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। ठीक है, संपत्ति कर और उपहार कर, दो कर आपको यहाँ दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे जो है आप वेल्थ टैक्स कहते हैं। विच ऑफ देम इज कॉल्ड वेल्थ टैक्स? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा बोथ, दोनों को, वेल्थ टैक्स को भी और गिफ्ट टैक्स को, दोनों को जो है पेपर टैक्स कहते हैं। पेपर टैक्स के नाम से जाना जाता है, बोथ 1 and 2। ओके, बोथ 1 and 2। क्लियर? ओके। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड्स एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी? ओके, सो अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान हैं? अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान हैं? अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान हैं? 2 4 5 3। 2 4 5 3। अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान हैं? 2 4 5 3। क्या आंसर हो जाएगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड्स एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी? ओके, सो इकोनॉमी में आप जानते हैं बेसिकली दो विभाग में इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है। पहला है आपका कैपिटल रिसिप्ट्स और दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उनको भी कई प्रकार में बांटा गया है। वो कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? 2 4 5 और 3। सो ये क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ओके, और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, सो ये दो प्रकार के रेवेन्यू रिसिप्ट जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। ओके ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल इनकम मेजरमेंट मेथड? क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प, ठीक है, इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? जो राष्ट्रीय आय के मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है, मतलब जो नेशनल इनकम है उसको इस मेथड से नहीं नापा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं बोर्ड पे ना, चार में से एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है, बाकी तीन क्या है? बाकी तीन वो एक्चुअली मेथड हैं जिससे नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? क्रेडिट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इसके बारे में हम लोग बार बार बात करते रहे हैं हमेशा से, और आपको निश्चित ही इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, क्रेडिट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा क्या? क्रेडिट मेथड। यस, सो क्रेडिट मेथड इज द राइट आंसर, ऋण विधि। ठीक है, क्रेडिट मेथड जो है ये एक ऑप्शन नहीं है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, बाकी तीनों जो हैं ये मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर? ओके। If the value of gross fiscal deficit will be more than net interest liabilities, if the value of gross fiscal deficit will be more than net interest liabilities, the value of gross primary deficit will be, क्या कह रहा है? ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि अगर सकल राजकोषीय घाटा, जो घाटा है राजकोषीय, वो पूर्ण रूप से ग्रॉस का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी से अधिक होगा, तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य जो है क्या होगा? क्या वो पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, इन्फिनिटी होगा या निगेटिव होगा? यस, क्वेश्चन समझिए, फिर से ध्यान से पढ़िए, क्या आंसर होगा इसका? कैसे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट विल बी मोर देन नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट विल बी। ठीक है, डेफिसिट विल बी क्या होगा ये? इट विल ऑलवेज, यस, इट विल ऑलवेज क्या होगा? इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा? इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब भी वैल्यू ऑफ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, इसका जो वैल्यू है, ठीक है, अगर नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपके ऊपर उससे ज़्यादा होगी, देन द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट विल बी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके ओके। व्हेन वाज द डायरेक्ट टैक्स कोड बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? ये जो बिल है कब पेश किया गया था? भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया? 2010, 5, 2020, 2015। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या होगा एग्जैक्ट इसका राइट आंसर वो आपको बताना है। यस, कब पेश हुआ था? कब पेश हुआ था ये हुआ था 2010 में। ठीक है, कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स कोड। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? यहां तो हमने देखा डायरेक्ट टैक्स। अगर पूछा जाए कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, देखिए डायरेक्ट टैक्स का अर्थ होता है कि जिस पे लगाया जाए, ठीक है, जिसके पे लगाया जाए वही इसको पे करे। ही पेज ऑन, देखिए जिसके ऊपर, देखिए मैं ऐसे लिखता हूं, जिसके ऊपर इम्पोज होता है, जिसके ऊपर इम्पोज होता है, ठीक है, जिस भी इंसान के ऊपर ये टैक्स लगा कि आपको इतना टैक्स देना है, यही इसको पे करेगा, यही इसको पे करेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? कंपनी के ऊपर लगाई जाती है, किसी रेस्टोरेंट के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, लेकिन वो टैक्स कहाँ से लेता है? वो हमसे लेता है जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से, इनडायरेक्ट माध्यम से टैक्स वसूलना। डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया गया, जैसे इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, आपकी इनकम में आपको टैक्स देना पड़ेगा तो आप ही को पे करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में जो है जिस पे लगाया गया उसको ही पे करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। ओके ओके, सो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, आइए ध्यान से देखते हैं। ओके, स्लाइटली बिग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्राइवेट इनकम? ठीक है, प्राइवेट इनकम, निम्नलिखित में से कौन सा निजी आय के संबंध में सही है? देखिए, CHSL
2023 में 4th शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और आपको क्या बताना है, प्राइवेट इनकम के संदर्भ में आपको सही ऑप्शन जो है यहाँ चूज करना है, ठीक है। प्राइवेट इनकम के संदर्भ में आपको जो सही ऑप्शन है वो यहाँ चूज करना है। पहला क्या है, प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to the private sector plus national debt interest minus net factor income from abroad minus net factor income from abroad plus current transfer from the government plus other net transfer from the rest of the world. So ये कैलकुलेशन है, अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन है, प्राइवेट इनकम। सो प्राइवेट इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, एक्यूरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, माइनस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट प्लस अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये बी ऑप्शन हो गया। सी क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट इनकम की बात हो रही। प्राइवेट इनकम मतलब आपकी इनकम जो आप खर्च करते हैं, ठीक है। सी प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। क्या कह रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to the private sector plus national debt interest plus net factor income from abroad plus current transfer from government plus other net transfer from the rest of the world, other net transfer from the rest of the world. Okay, ये सी हो गया। डी क्या कहता है, प्राइवेट इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एक्यूरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल हुआ है। नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट प्लस अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब नाउ यू डिसाइड कि यहाँ पे क्या आंसर होगा, नाउ यू डिसाइड कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। देखिए ये है यहाँ पे माइनस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये माइनस तो होगा नहीं, ये तो काट देते हैं, माइनस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, माइनस नेट डेट इंटरेस्ट, ये भी नहीं होगा, ये माइनस भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस होता है। सो प्लस प्लस ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सब देखेंगे एग्जैक्टली तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा आपका सी, ठीक है। सो यहाँ पे वी हैव टू ऐड, क्या करना है, एक्यूरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर ये ऐड करना है, दूसरा नेशनल डेट इंटरेस्ट ऐड करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऐड करना है और अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करना है। उसके बाद जो है हमारा प्राइवेट इनकम निकल के आ जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, इन द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ जीडीपी, क्या कह रहा है, in the given expression of GDP according to the expenditure method, ठीक है, according to expenditure method, which of the following represents the aggregate imports expenditure incurred by the country। क्या कह रहा है, वह पद्धति के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की दी गई अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था द्वारा दिए गए कुल आयात व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, इन द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ जीडीपी, सो जीडीपी एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है, जस्ट मिनट, इसको हाईलाइट करते हैं। ये जो है, ये देखिए, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, ये वाली। तो ये क्या है बेसिकली,
exactly I have not been able to do what I want to do. So it is c plus I plus g plus x plus m. तो इसमें बेसिकली क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो है कौन सा बेसिकली जो एक्सप्रेशन है वो एग्रीगेट इंपोर्ट्स को डिनोट करता है. ठीक है, सो कह रहा है रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट इंपोर्ट्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द इकोनॉमी. ठीक है, सो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन पता है, तो यू कैन इजिली गेस. और ये मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी सेम क्वेश्चन जो है एसएससी आपसे पूछ चुकी है. ठीक है, सेम क्वेश्चन जो है एसएससी आपसे पूछ चुकी है. सो इन द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ जीडीपी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, सो ये जो एक्सप्रेशन है किसका है? ये एक्सपेंडिचर मेथड का है. एक्सपेंडिचर मेथड, expenditure method. Which of the following represents the aggregate imports expenditure incurred by economy? So what will be the right answer? What will be the right answer? Okay, so answer will be क्या होगा? Yes, exactly minus m. M will be the right answer. ठीक है, m जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विथ हर इनकम एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज कॉल्ड. क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है उन सभी बंडलों का संग्रह जिसे उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर अपनी आय से प्रचलित बाजार मूल्य पर खरीद सकता है. ओके ओके, the collection of all bundles that a consumer can buy with her income at the prevailing market price is called budget set, budget constraint, budget anomaly, budget line. क्या कहते हैं? बजट सेट, बजट बाधा, बजट विसंगति और बजट रेखा. अच्छा प्रश्न ये, काफी कॉन्सेप्चुअल और बढ़िया प्रश्न जो है आपसे यहाँ पूछा गया है. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ओके, बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन होता है वो सामान जो आपके करंट इनकम के साथ खरीदा जा सके. ठीक है, करंट इनकम के साथ जो वो प्रोडक्ट है वो खरीदा जा सके, उसको कहते हैं बजट लाइन. ठीक है, सो मैच करता है आपकी जो इनकम है उससे मैच करता है आपका जो डिमांड है, जो भी चीज़ आपको प्रोडक्ट खरीदनी है वो सारी चीज़ें जो है मैच करता है, उसको कहते हैं बजट लाइन. और जो बंडल्स ऑफ कंज्यूमर्स कैन बाय विद हर इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो मार्केट का प्राइस है उसको क्या कहेंगे? उसको कह देंगे बजट सेट. ठीक है, सो बजट सेट है आपका. क्लियर? सो मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, अगर आपके इनकम के अनुसार आप उसको खरीद सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट है जिसको आप बेसिकली अफोर्ड कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे बजट सेट. क्लियर? इट इज कॉल्ड बजट सेट. पर्सनल इनकम ऑफ हाउस होल्ड कैन बी कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज. ओके, क्या कह रहा है? परिवारों की व्यक्तिगत आय की गणना निम्नलिखित में से किस तरीके से की जा सकती है? ठीक है, किस तरीके से की जा सकती है? अच्छा प्रश्न ये भी. क्या कह रहा है कि परिवारों की व्यक्तिगत आय की गणना, पर्सनल इनकम ऑफ हाउस होल्ड, जैसे कि एक घर है, ठीक है, उस घर का इनकम जो है पर्सनल इनकम वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? ठीक है, वो क्या तरीका हो सकता है जब एक हाउस होल्ड का मतलब एक घर के जो इनकम है, एक इंडिविजुअल लेवल के जब पर्सनल इनकम है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको. ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी. ठीक है, 4 ऑप्शन से चारों को पढ़ना है और आपको ये डिसाइड करना है कि किसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा. ठीक है, सो पर्सनल इनकम जो है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं ऑप्शन को. पहला क्या है? नेशनल इनकम प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ठीक है, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट. ये जो सिंबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं. प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स. ओके. बी, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट.
ठीक है, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या है, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फार्म्स। ओके, ये हो गया आपका। सी है नेशनल इनकम और यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, एग्जैक्टली क्या इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या ऐड करना है इसमें, नेट इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, नेट इंटरेस्ट पेमेंट। उसका क्या माइनस करना है, कॉर्पोरेट टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स। ओके, सो अलग अलग पेमेंट्स होते हैं, अलग अलग लाइबिलिटीज़ होती है। टैक्स की लाइबिलिटी है, जैसे कि आपका अपना कुछ इनकम है, मान लीजिए कि 50,000 आपकी सैलरी है, तो क्या उस 50,000 को आप खर्च कर सकते हैं, क्या वो डिस्पोजेबल इनकम है आपका, नहीं है, क्योंकि आपको उस पर टैक्स देना है। बहुत सारे अदर लाइबिलिटीज़ होती हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं, वो सारे जब हम निकाल देते हैं तब डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास बचता है। इसी तरह ये सारे कैलकुलेशन से डी क्या कहता है, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फार्म्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फार्म्स। क्या आंसर होना चाहिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो बेसिकली देखिए क्या है, ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, अगर आपको हाउस होल्ड इनकम निकालना है तो ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करेंगे, बाकी सब माइनस होगा। इस हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, प्लस ट्रांसफर पेमेंट माइनस माइनस, ये दोनों तो नहीं होगा, प्लस प्लस माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस माइनस एंड प्लस, सो प्लस नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द राइट आंसर। ओके, बी विल बी द राइट आंसर। Okay, let's move to next question. Okay, so which of the following statement is correct regarding the direct taxes? So taxes के बारे में हमने पहले भी बात की है, दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जिसके ऊपर लगाया जाए उसी को टैक्स देना है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है किसी पे लगता है और पेमेंट कोई और करता है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डायरेक्ट टैक्सेस। प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, लिविड ऑन टैक्सेबल इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज। ओके, क्या कह रहा है, व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के द्वारा जो अर्जित कर योग्य आय है उस पर लगाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यही बात हम लोग कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल जो अर्न करते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट लगाया जाता है, मतलब आपके ऊपर ही लायबिलिटी होती है, क्योंकि आप पैसा अर्न कर रहे हो तो डायरेक्ट टैक्स आपसे मांगा जा रहा है, आप खुद उसको टैक्स के रूप में सरकार को उसका हिस्सा कुछ देना पड़ता है। सेकेंड, गिफ्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स क्या है, एक तरह का क्या है ये, डायरेक्ट टैक्स। गिफ्ट क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये भी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल इनकम। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे, नेशनल इनकम के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल इनकम। ओके, सो इन निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के संबंध में सही है। किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय आय के संबंध में सही है। पहला है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। सो ये मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, मैंने आपको समझाया था, जिस तरह से मिठाई बनाने में दूध और चीनी लगता है, सो दूध और चीनी की जो वैल्यू है वो इसमें कैलकुलेट नहीं होगी, यहाँ पे जो मिठाई की वैल्यू है वो केवल कैलकुलेट होगी।
है ना। सो ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड्स बनाने में सहायक होते हैं या मदद करते हैं, ठीक है। ओके, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, मतलब जो फाइनल गुड्स है राष्ट्रीय आय की गणना में जो अंतिम वस्तुएं हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। जो अंतिम वस्तुएं होते हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। जो अंतिम वस्तुएं हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है, क्लियर। जो अंतिम वस्तुएं हैं उनको शामिल किया जाता है। क्या हो जाएगा सही? केवल दो, नीदर वन नॉर टू, ओनली वन, बोथ वन एंड टू, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि पहला सही है, उसके बाद मैंने बताया फाइनल गुड्स कैलकुलेशन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ वन एंड टू, ठीक है। आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू। ओके, सो ये जाना माना क्वेश्चन है, हमने देखा था क्वेश्चन, आपको याद होगा, हमने समझा भी था अच्छे से, एकदम आंसर फाइंड आउट करेंगे इसका तुरंत, ठीक है। इफ देयर आर इन फार्म्स इन द इकोनॉमी, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपका कैलकुलेशन समझ में नहीं है, मैंने पहले भी आपको लेक्चर में आपको याद होगा, जीएस थ्योरी के लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो आपको स्टेटमेंट में बता दूंगा, वो रट लेना, वही क्वेश्चन आएगा, वही आंसर होता है, 1 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। इफ देयर आर n farms in the economy, n farms in the economy, each assigned with the serial number from 1 to n, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही इतनी बातें। देन एज पर द प्रोडक्ट मेथड जीडीपी कैन बी रिटेन एज, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहां पे प्रोडक्ट मेथड की बात हो रही है। यदि अर्थव्यवस्था में n फॉर्में हैं जिनमें से प्रत्येक को 1 से n तक क्रम संख्या दी गई है, तो उत्पाद विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद को किस रूप में लिखा जाता है? तो उत्पाद विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद को किस रूप में लिखा जा सकता है? किस रूप में लिखा जा सकता है? जीवीए 1 से लेके जीवीए 2, उसका लेके जीवीए n तक, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको यहाँ साइन का भी ध्यान देना है। आप देखेंगे यहाँ पे माइनस प्लस प्लस है, ठीक है, ठीक है। सो क्या कह रहा है? इफ देयर आर n फार्म्स, यदि अर्थव्यवस्था में n नंबर ऑफ फार्म्स हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक को 1 से n तक क्रम संख्या दी गई है, 1 से n तक, ठीक है, 1 से n तक क्या है? n नंबर ऑफ फार्म है और 1 से लेके n तक जो है क्रम संख्या उनको फार्म की दी गई है, ठीक है। उत्पाद विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में इसको कैसे लिखा जाएगा? प्रोडक्ट मेथड में इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे मेंशन करेंगे? सो 1 से लेके n तक है। सबसे पहले तो माइनस नहीं होगा, है ना, फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो प्लस होगा, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो प्लस होगा। सो इट कैन बी रिटन एज ए जीवीए 1 टू जीवीए n, जीवीए 1 से लेके जीवीए n तक, ठीक है। सो जीवीए 1 प्लस जीवीए 2 डॉट डॉट जीवीए n तक, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मैंने पहले भी आपको ये समझाया था, देखिए ये क्वेश्चन 2023 में फिर आया है, फिर से 24 में आ सकता है, फिर से 25 में आ सकता है, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, बहुत आसान है और आपको सिंपल मैथ अगर आपको आता होगा तो आप इसको आसानी से भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि एसएससी की तैयारी, बाकी जो 1 डे एग्जाम की बैंकिंग की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आपको बिल्कुल इतना बेसिक मैथ आता होगा कि प्रोडक्ट मेथड के अनुसार जो कैलकुलेशन है ये आपको आसानी से आ जाए, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड कैपिटल एक्सपेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंस, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है, ठीक है, क्या पूंजीगत व्यय माना जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेंशन, पेमेंट ऑफ सैलरीज, सब्सिडीज और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, ठीक है। सो आप जानते हैं बहुत तरह के कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस, और कुछ होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ओके। सो पेंशन, ठीक है,
पेंशन क्या है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, ऑब्वियसली इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई कैपिटल क्रिएट नहीं हो रहा है इससे। कैपिटल एक्सपेंडिचर तब होता है जब कुछ कैपिटल क्रिएट हो, जब दिखे कि हाँ मैंने जो खर्च किया पैसे, उसको खर्च करने के बाद कुछ दिखे, जैसे कि घर हम बनाते हैं, क्या है वो, कैपिटल है आपका, वो पूंजी है आपकी, ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरीज, ये क्या है, ये भी रेवेन्यू है, ठीक है, क्योंकि ये दिखता नहीं है। सब्सिडीज, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यस दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि स्कूल जो बिल्डिंग है वो एक आपके पास प्रॉपर्टी की तरह चीज रहती है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए कहलाता है। ओके ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके सो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, कैपिटल गेन्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। सो आपको पता है हमारे यहाँ कंट्री में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें से बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, जीएसटी। ओके आप सभी जानते हैं जीएसटी, ठीक है, जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐड कर दिए गए, 4 स्लैब में ये टैक्सेस हैं, ठीक है, 4 स्लैब में ये टैक्सेस हैं। और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ हमें क्या जानने को मिला, हमें एक चीज़ यहाँ जानने को मिला कि इसको छोड़ के बाकी जो 3 हैं वो क्या है, वो सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। सो वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और ये जो है ये भी डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन्स टैक्स। क्लियर, ओके okay so assume that the exchange rate between the US dollar and Indian rupee is $1 is equal to 55, ठीक है, ये हम एज्यूम करते हैं कि $1 के अनुसार जो है 55 रुपये होते हैं। नाउ इफ दिस एक्सचेंज रेट इंक्रीज टू $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, ठीक है, मतलब वैल्यू है $1 से बराबर जो है 55 रुपये की, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पे ये जो रेट है वो $1 का मतलब हो जाता है 60 रुपये। देन इन दिस केस द इंडियन रुपी हैज़ इन कंपैरिजन टू US डॉलर। सो ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, ऐसी परिस्थिति में इंडियन जो रुपीज़ है उसकी क्या स्थिति कहलाती है या होती है, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है इन कंपैरिजन टू US डॉलर। मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 के बराबर 55 रुपये है। अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 से 60 रुपये हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ, अवमूल्यन हुआ, मूल्यवर्धन हुआ, विमुद्रीकरण हुआ और ओवर वैल्यूड हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास मान लेते हैं कि एक पेन है, ठीक है, एक पेन है मेरे पास, इस एक पेन के बदले में आपके पास मान लेते हैं कि 2 पेंसिल है, तो इस एक पेन के बदले में आप मुझे 2 पेंसिल दे रहे थे, ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ, अब आप कह रहे हो कि 2 पेन दोगे आप तभी मैं 2 पेंसिल दूंगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, मेरे पेन की बढ़ गई घट गई, इस पेन की वैल्यू जो है वो घट गई, क्योंकि पहले इसकी वैल्यू ज़्यादा थी ना, मैं एक पेन देके 2 पेंसिल ले रहा था, अब मुझे 2 पेन देने पड़ रहे हैं, अब मुझे एक पेन में एक ही पेंसिल मिलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, डिप्रिसिएट हो गई। सो यहाँ पे यही हुआ, पहले $1 देके जब 55 रुपये मिलते थे, ठीक है, या 55 रुपये देने पर $1 मिलते थे, अब 55 की जगह मुझे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, तब $1 मुझे कोई दे रहा है, तो इसको क्या हुआ, ये इसका वैल्यू जो है कम हो गया, और इसको क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में, इसको कहते हैं डिप्रिसिएटेड। अच्छा, इसकी जगह ये हो जाता $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता, इस केस में हो जाता ये मूल्यवर्धन, मतलब एप्रिसिएटेड, ठीक है, एप्रिसिएटेड हो जाता है। लेकिन चूंकि इसका उल्टा है तो इसलिए ये क्या है, डिप्रिसिएटेड, मतलब उसके मूल्य में गिरावट आई है, ठीक है, क्लियर, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। ओके, बहुत आसान प्रश्न है। नेशनल इनकम एस्टिमेशन मतलब जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है उसके कैलकुलेशन का कई मेथड मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, बेसिकली जो 3 मेथड है वो इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट मेथड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको बताना है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, उसके एस्टिमेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मेथड नहीं है। पहला क्या है? बैंकिंग विधि, दूसरा है व्यय विधि, तीसरा है उत्पाद विधि और चौथा है आय विधि। ठीक है, सो बैंकिंग मेथड क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और देखिए पूछा कहाँ? सीजीएल में पूछा इन्होंने, सीजीएल पूछा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, बैंकिंग मेथड। और बाकी तीनों जो है वो बेसिकली नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने का यही तीनों मेथड है। कौन कौन सा? एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट और इनकम मेथड। तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, सकल प्राथमिक घाटा, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, सकल प्राथमिक घाटा किसके बीच का अंतर है? ठीक है, सकल प्राथमिक घाटा किसके बीच का अंतर है? किसके बीच का अंतर है? प्राइमरी डेफिसिट। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, दूसरा है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, सो इंटरेस्ट पेमेंट तो है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब किसके बीच का है? एक तो इंटरेस्ट पेमेंट के बीच का डिफरेंस है, एक तो इंटरेस्ट पेमेंट हम जान गए कि इंटरेस्ट पेमेंट है, दूसरा क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, और दूसरा है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। तो देखिए यहाँ पे रेवेन्यू इंटरेस्ट पेमेंट तो है, ठीक है, ये मान लेते हैं इंटरेस्ट पेमेंट तो है। ठीक है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है एग्जैक्टली वो नहीं है, बेसिकली ये क्या है? ये इंटरेस्ट लायबिलिटीज है। सो इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो नहीं है बिल्कुल कि इंटरेस्ट पेमेंट करना है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट की लायबिलिटीज है आपके ऊपर कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो है। ठीक है, लायबिलिटीज। सो लायबिलिटीज कहाँ पे है? लायबिलिटीज आपका यहाँ पे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, सकल राजकोषीय घाटा और जो शुद्ध देय ब्याज है उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। सो सकल प्राथमिक घाटा जो है सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध देय ब्याज के बीच का अंतर है। ठीक है, ब्याज का अंतर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू योजना राजस्व व्यय से संबंधित है। 5 ईयर प्लान, सैलरीज एंड पेंशंस। ठीक है, सो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से संबंधित क्या है? 5 ईयर प्लान्स और सैलरीज एंड पेंशंस। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, ऑब्वियस सी बात है ये प्लान से तो होगा ही होगा। ठीक है, और वेतन और पेंशन, क्या वेतन और पेंशन है? ठीक है, क्या वेतन या पेंशन है? सोचिए, बताइए। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले था, अब नॉन प्लान प्लान जैसी कोई बातें नहीं है अब। ठीक है, बातें नहीं, पहले प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हुआ करते थे। ठीक है, उसका विभाजन किया हुआ था कि ये प्लान एक्सपेंडिचर है, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। तो उस समय जो सैलरीज और पेंशन है ये नॉन प्लान पे आते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब जो डिस्टिंक्शन है प्लान नॉन प्लान में ये खत्म हो गया है। ठीक है, ये जो है खत्म हो गया। ठीक है, सो खर्च तो खर्च है सरकार की। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन जो है ये खत्म कर दिया गया। विच इंडियन बजट इंट्रोड्यूस्ड अ स्टेटमेंट, विच इंडियन बजट इंट्रोड्यूस्ड ए स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द जेंडर सेंसिटिविटी ऑफ द बजटरी एलोकेशन। ओके, क्या कह रहा है? किस वर्ष भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, एक वितरण प्रस्तुत किया गया था। क्या समझे आप इसका मतलब? मतलब ऐसा कहा गया, ऐसा समझा गया, ऐसा कंसीडर किया गया कि बजट में जो है जेंडर बजट नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए, महिलाओं के लिए स्पेशल बजट होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड जो भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की वो जेंडर बजट के नाम से कोई चीज़ होनी चाहिए। ये पहली बार कब किया गया था?
ये सब क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जीके है ये सब, ठीक है। इट इज़ नो मोर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, इट इज़ अ जीके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन आपको निश्चित याद रहना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं, ठीक है बेटा, कभी भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2005 और 6, ठीक है, 2005 और 6। क्लियर? ओके। सो द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइस इज कॉल्ड, क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ GDP at the current prevailing price is called, ठीक है। मौजूदा प्रचलित कीमतों पर GDP के मूल्य को क्या कहा जाता है? मौजूदा प्रचलित कीमतों पर GDP के मूल्य को क्या कहा जाता है? नॉमिनल GDP, करंट GDP, डोमेस्टिक GDP और रियल GDP, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करेंट प्रिवेलिंग प्राइस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, करेंट जीडीपी, डोमेस्टिक जीडीपी और रियल जीडीपी। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर विल बी नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। करेंट प्रिवेलिंग प्राइस क्या है? ये है करेंट प्रिवेलिंग प्राइस, ठीक है। जो करेंट प्रिवेलिंग प्राइस है उस पर होता है, इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्लियर? ओके। Okay. So the subject of study of macroeconomics is based on which principles? क्या कह रहा है? कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। किस सिद्धांत पे? क्या कह रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस सिद्धांत पे बेस्ड है, ठीक है। पहला है द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय की जो सिद्धांत है उसके ऊपर बेसिस है, सो ब्रॉडर लेवल है इसका। दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक का सिद्धांत। और चौथा है द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश का सिद्धांत। सो मैंने आपको इतना बताया कि मैक्रो इकोनॉमी जो है वो क्या है? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलता है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलता है, ठीक है। माइक्रो का क्या है? ये इंडिविजुअल को देखता है, इंडिविजुअल्स यूनिट को देखता है, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स को देखता है। तो उस हिसाब से जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वो क्या हुआ? यहाँ पे अगर सारे ऑप्शन आप देखोगे तो आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आंसर ए निकल के आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई चीज़ें? सो आज के जो 25 प्रश्न हैं यहाँ समाप्त हुए। मुझे उम्मीद है कि आज वाले टॉपिक से भी आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा। रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी और आपको आगे एग्ज़ाम में जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो बहुत सहूलियत भर से आप उनका प्रश्न का हल कर पाएंगे, काफ़ी आसानी होगी आपको। इसलिए मल्टीपल रिवीजन जो भी आप पढ़ रहे हैं, टेस्ट मल्टीपल टाइम्स लगाइए। 6500 जो बुक है उसी को एज ए टेस्ट सीरीज समझ के लगा सकते हैं। और अच्छी बात है TCS के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, निश्चित आपको एग्जाम में इसका लाभ मिलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, फिर से 25 बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करूँगा। तब तक पढ़ाई को जारी रखिए और इस बार डिटरमाइंड रहिए कि इस बार मुझे जॉब निश्चित ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो योर डिटर्मिनेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।